रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की इमरान खान के लिए हिमायत ने सियासी हलकों को हैरत में डाल दिया। सियासी फायदा हो ना हो, लेकिन इमरान खान का जमहूरी तशख्खुस मुतासिर हो सकता है। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के मुकदमात अदालतों में फैसले के मुंतज़िर हैं। इलेक्शन कमीशन बड़ी मुश्किल में है। जल्द फैसले ना आए तो दर्जनों हलकों में इंतखाबी अमल दांव पर लग सकता है। और जी खासा डर सा लगना शुरू हो गया मुझे आखिरी टॉप स्टोरी देखकर। तो एक ज़माना था जब एक्चुअली ये प्लान करके, एक ज़माना क्या था, वक्त नहीं होता, लेकिन बड़ा मज़ा आता था दोस्तों के साथ आप मिलके डिसाइड करके हॉरर मूवी देखें। That is so true। बल्कि कल भी मुझे किसी ने रेकमेंड की, एक नई आई हुई है, I'm forgetting the name। मतलब अब हॉरर मूवीज जो है ना वो ज़रा थ्रिलर टाइप हो गई। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मुझे लग रहा है तो हम ज़रा फिक्स करते हैं। मेरा ख्याल है आपका गला ख़राब है। अभी आगे बढ़ेंगे और जी कुछ सियासी मामलात की हम बात करेंगे। सियासी और कानूनी मामलात जुड़े हुए हैं। अदालतों में इंतखाबात के उम्मीदवारों से मुताल्लिक 100 से ज़ायद केसेस फंसे हुए हैं। बिल्कुल जी, आपको बताएं बैलेट पेपर्स की छपाई में ताखीर हो रही है। कहीं इन हलकों के इंतखाबात ताखीर का शिकार ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन के जराए ने इंकशाफ किया है कि अदालतों में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 108 इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से मुतालिक फैसले तातुल का शिकार हैं, जो इंतखाबात के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और इनमें से सिर्फ 81 मुकदमात सिंध में हैं। एक मुकदमे की समाअत 24 जुलाई मुकर्रर है, यानी पोलिंग के दिन से एक रोज पहले ये समाअत होगी। साथ ही आपको मजीद भी बता दें कई मुकदमात की समाअत 17 और 19 जुलाई से को होगी। मुतादिद मुकदमात में समाअत की तारीख वाज़ेह नहीं है, जिसके नतीजे में इलेक्शन में ताखीर के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुतल्लिका अदालतों को हिदायत की है कि 2 रोज़ के अंदर ये मुकदमात निपटाए जाएँ जो खुश आइंद है। सर, और आपको ये भी बताएं कि पंजाब में कागजात नामजदगी से मुतालिक 22 और बलोचिस्तान में 5 मुकदमात हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कोई पिटीशन ज़ेरे समाअत नहीं है, विच इज़ क्वाइट गुड। और इसी पे हम जरा मजीद बात हमें ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम साहब। बहुत शुक्रिया नदीम कासिम साहब, अपने जियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। जानना हम आपसे ये चाहते हैं नदीम साहब के कुछ अरसे पहले से ये बात मंजर आम पर है और पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुताल्लिक मुकदमात अदालतों में फंसे होने के बायस मुश्किलात का शिकार है। इन मुकदमात का फैसला क्या लगता है कब तक हो जाएगा और बैलेट पेपर्स की छपाई का काम फिर दीगर काम ताकि बर वक्त निपट सके? इसके लिए आइडियल टाइम जो होता है, हमें कम से कम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बैलेट पेपर प्रिंट करने के लिए 2 दिन दरकार होते हैं। तो अगर ये केसेस जो हैं 1-2 दिन में होपफुली ये तमाम केसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वेल इन टाइम जो है वो बैलेट पेपर को प्रिंट करके मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और फिर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुँचाएगा। इसका जो प्रोसेस होगा, इसका बैलेट पेपर का 22 जुलाई तक रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना जो ज़रूरी है, क्योंकि 22 जुलाई तक अगर रिटर्निंग ऑफिसर साहब के पास बैलेट पेपर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होगा तो तब वो 23 जुलाई को पोलिंग बैग में उसको सील करेंगे और 24 जुलाई को वो मटेरियल जो है मुतलका पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। तो इसमें ऐसा अमल कोई नहीं है, इसकी कोई डेड लाइन नहीं है कि इस डेट तक हम करेंगे, इस बाद नहीं होगा। नदीम कासिम साहब ये भी बताएं कि अगर किसी भी वजह से इन मुकदमात के बायस इलेक्शन बर वक्त होना मुश्किल हो तो क्या सिर्फ मुताल्लिका हलकों के इलेक्शन में ताखीर की जाएगी या पूरे के पूरे आम इंतखाबात जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं वो ही मुतासिर हो जाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि इन मुकदमात की वजह से इलेक्शन के इल्तवा का या कोई ऐसा इशू इसमें नहीं है। इन एनी केस के अगर कोई डिसीजन ऐसी स्टेज पे आता है कि बैलेट पेपर की प्रिंटिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल अमल हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ मखसूस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वही अफेक्ट कर सकती है। ओवरऑल इस अमल का इलेक्शन कमीशन के इल्तवा से कोई तल्लुक़ नहीं। इलेक्शन जो कंडक्ट है वो इंशाल्लाह 25 है, वो हर सूरत में इंशाल्लाह होगा। इसमें इन मुकदमात का कोई इशू नहीं आएगा। नदीम साहब, लास्टली हम आपसे आपके काम की प्रोग्रेस जानना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो जो आम इंतखाबात से रिलेटेड काम है इलेक्शन कमीशन के, वो स्केड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जितना भी काम है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। हम वेल इन टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने शेड्यूल के मुताबिक तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। इस वक्त हम लॉजिस्टिक की फ़ेज़ में हैं।
बैलेट पेपर की प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम बैलेट पेपर को इस वक्त ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, प्रेसेस से हम मुतलका जो अज़ला है वहाँ तक ये बैलेट पेपर जो है हम भिजवा रहे हैं, और ये प्रोसेस भी इंशाल्लाह हम 21 जुलाई तक ये हमारा सारा प्रोसेस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और दीगर जितना भी मटेरियल है, जितना नॉन सेंसिटिव मटेरियल है, वो पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है जो इलेक्शन 25 जुलाई को कंडक्ट करवाने के लिए कोई इलेक्शन ये मसला हो। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका नदीम कासिम साहब, इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ट्रू। किसी का उस दिन हमें मैसेज आया था ट्विटर पे और लिखा था कि इट इज़ हाई टाइम कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ चले गए होते, विच इज़ ट्रू अब्दुल्ला। हमारी हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे, आपको पता ही है, एवरीथिंग वी डू। मतलब कि अगर कोई समझे कि सिंगिंग कॉन्टेस्ट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो उसकी चीज़ें जो हैं हम SMS पे वोट वगैरह कर देते हैं उस चीज़ के लिए, और वो काफ़ी ठीक ठाक होती है। मतलब सर्टेनली हाई टाइम। और हुमा मुझे ये बताएं, होना चाहिए। कल आप मुझे बता रही थी, इनफैक्ट आप लोग भी हमें ट्वीट करके बता सकते हैं, कुछ ऐसा चल रहा है सिलसिला कि आप अपना वोट अगर किसी और शहर में है जहां आप रहते हैं वहां अब आप ट्रांसफर कर सकें? यस, ये किसी ने हमें बताया था, लेकिन हम जरा रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। और अभी हम जरा दोबारा से कुछ सियासी रिलेटेड कानूनी मामलात की बात करेंगे, क्योंकि कोई डेवलपमेंट्स होती हैं, वी हैव टू कीप यू अपडेटेड। अब टाइम ही कितना रह गया इलेक्शंस में। तो आपको बताएं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर तो कर ली, लेकिन नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफ्तर की जमानत जल्द हो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको बताएं कि मामला इलेक्शन के बाद तक ही जाएगा। नवाज शरीफ या मरीम नवाज इलेक्शन मुहिम में किसी तरह शरीक हो सकें बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, और जिससे नून लीग को सियासी तौर पर नुकसान भी हो सकता है। अपीलों में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल करके मुजरिमों को जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की गई थी। जरा सुन लें। पहले नवाज शरीफ को अदालत में लाना और अब अदालत से छुपाना क्यों ज़रूरी समझा जा रहा है? क्यों नवाज शरीफ साहब को उनका ये कानूनी हक नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी समाअत के मौके पर अदालत में हों? हमें यकीन है कि जिस तेज़ रफ्तारी से सज़ा का फ़ैसला किया गया है उसी तेज़ रफ्तारी से अपील का फ़ैसला भी किया जाएगा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एहतसाब अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा सुनाई। अदालत ने रेफरेंसेस मुंतकली से मुताल्लिक नवाज शरीफ की अपील काबिल समाअत करार दे दी है। तहम नवाज शरीफ की जानिब से फैसले तक हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी है, यानी अब ये मामला इंतखाबात के बाद ही जाता नजर आ रहा है। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आरिफ चौधरी साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर तो कर ली, लेकिन जमानतों की दरख्वास्तों पर कोई फौरी फैसला उन्होंने नहीं दिया। तो ये बता दें कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफ्तर की जमानत अब इलेक्शन के बाद ही मुमकिन होगी, आपको क्या लग रहा है? ये टाइम देना पड़ता है दूसरी पार्टी को, क्योंकि उनकी सर्विस भी होनी होती है और फिर उन्होंने तैयार होकर आना होता है केस। तो इसको गैर मामूली तौर पर इस तरह नहीं लिया जा सकता। उस दूसरे केसेस के साथ ही ये चलेगा और उसमें नोटिस हो गए, आप आएंगे और केस लगेगा, केस के ऊपर फिर बहस होगी और उसमें पेश किया, यानी अगर कोर्ट समझती है कि इस तरह का केस है कि इट इज़ ए केस ऑफ नो एविडेंस, और जिस तरह वो कहा जा रहा है ख़ास तौर पे यानी डिफेंस की तरफ से कि ये जी बिल्कुल प्रिजम्पशन पे सज़ा हुई है, अगर वाकई प्रिजम्पशन पे सज़ा हुई है तो कोर्ट जो है इस पर बेल भी ग्रांट कर सकती है, सज़ा को सस्पेंड कर सकती है। अदरवाइज़ इसे दूसरे केसेस के साथ सुना जाएगा, जो नैब के बाकी केसेस में जिस तरह यानी अपीलों का टाइम जो लग रहा है वही नॉर्मल तरीक़ेकार से सुना जाएगा। और साहब आम तौर पर ज़रा बताइएगा, हमारी रहनुमाई करें, इस तरह की जो अपील्स होती हैं इन केसेस में कितने दिन तक चल सकती हैं? क्या रिवायत है, क्या प्रेसिडेंस है? जब सज़ा जो है वो 7 साल से ज़्यादा हो, चाहे उम्र कैदी हो या 10 साल या 11 साल जो भी है, उसमें 2 साल तक अगर अपील आपकी नहीं सुनी जा रही और उसमें भी वजह आपकी यानी डिफेंस की तरफ से नहीं है कि आप खुद ही तारीखें लेते रहे या आपकी तरफ से कोई कोताही हो, वो ना हो, और सारी की सारी बात जो ताख़ीर की है वो अदालत के या प्रोसिक्यूशन के ज़िम्मे डाली जा सके, यानी जो इस केस में यानी रिस्पोंडेंट है,
तो उस सूरत में फिर 2 साल के बाद अपील जो है वो अगर नहीं सुनी जाती 2 साल तक तो सज़ा सस्पेंड हो जाती है। जहाँ तक अपीलों का ताल्लुक है, अपीलें तो इसमें काफ़ी देर लग जाती है, लेकिन नैब की कोई बहुत ज़्यादा अपीलें या पेंडिंग ना हो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसलिए इसकी जल्द भी बारी आ सकती है। राइट, आरिफ साहब ये भी बताइएगा कि इस अपील के फैसले का क्या नैब अदालत में चलने वाले बाकी जो 2 रेफरेंसेस हैं उन पर भी असर पड़ सकता है? एविडेंस जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन केस का डिसीजन जो है वो सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर जगह जहां जो चार्ज फ्रेम हुआ है उस चार्ज के मुताबिक एविडेंस जो है वो हर केस में अलग-अलग देखी जाएगी और उसको एवेल्यूएट करने के बाद जिस म्यार पे भी ये पूरी उतरती हो, 9A4 पे उतरती है तब, अगर 9A5 पे उतरती है तब, उस सूरत में उसी जुर्म के तहत उन्हें सज़ा हो जाएगी। ये गलत फहमी भी बहुत सारे लोगों के जहन से निकल जानी चाहिए कि जो ये समझते हैं कि जी करप्शन पे सज़ा नहीं हुई। चैप्टर जो 9A है इसका नैब ऑर्डिनेंस का, वो बेसिकली करप्शन और करप्शन से मुतालिक है। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, वो कहते हैं ना जब क्रिकेट की बात हो रही हो तो हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया जो है ना, जब वो क्रिकेट खेलता है तो इंडिया लाइक्स टू इनवाइट अदर टीम्स टू इंडिया और फिर वो उनको हरा देते हैं और घर के शेर बन जाते हैं। लेकिन जब इंडिया कहीं बाहर जाता है तो बेचारा हार जाता है। यानी घर के शेर बाहर जाकर ढेर हुआ। इस मर्तबा भी कुछ यूं इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में इंडिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की ये सीरीज जनाब 2-1 से अपना नाम कर लिया है। जो रूट ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। लीड्स में हुआ यह मैच, भारतीय टीम 8 विकेटों पर 256 रन बना सकी और जवाब में फिर वेनिस और बेयर्स 2 ने इंग्लैंड को 43 रन का आगाज फराहम किया। जो रूट और इयान मोर्गन ने शानदार बैटिंग करते हुए 186 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत कायम की और इंग्लैंड को 8 विकेटों से फतह दिला दी। वेरी नाइस। और क्या हुआ? और जनाब, और आपको ये भी बता दें और क्या हुआ? ये हुआ था कि नहीं हुआ था? जो रूट 100 और मोर्गन 88 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। That is very nice। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ, लेकिन हम तो माशाल्लाह आपको पता है हम बाहर खेल के इतनी आदत हो गई है। वैसे हम भी ज़्यादातर अबू धाबी में खेलते हैं, लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह जिस फॉर्म में है हम कहीं भी जीत अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ज़रा बैड सीन हो गया। बाय द वे आर आस्किंग अबाउट द फैक्ट कि हम जिम्बाब्वे को हरा रहे हैं और हम भी बहुत खुश हो रहे हैं और जिम्बाब्वे वो टीम है जो कि क्वालिफाई भी नहीं की वर्ल्ड कप के लिए, व्हिच इज नेक्स्ट ईयर बाय द वे। इस पे हम जरा तफसील से बात करेंगे। हाँ, हमें शायद और तगड़े प्लेयर उनके साथ टीम्स के साथ खेलना चाहिए जस्ट टू गेज आवरसेल्व्स। बाय द वे 1 घंटे में आपको पता है कराची का मौसम तब्दील हो जाता है। आई डोंट नो जितना सुहाना सुबह का मौसम था अभी भी वैसा है कि नहीं है। हमारे कुछ मेहमान हैं जो अभी आए हैं तो हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस घंटे की टॉप स्टोरीज आपको बताएंगे। पेशावर में अक़लियती उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इंतखाब लड़ रहे हैं। इंसानी हकूक के लिए काम करना अरदेश सिंह टोनी का मंशूर है। जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है, सराहा जाना चाहिए। अभी भी हमें बिल्कुल, हम जरा ट्रिब्यूट में खो से गए थे। हम देख रहे थे कि आपने क्या कहा था? मैंने कहा कि उस जमाने में जरा कंपटीशन कम होता था हीरो बनने के लिए, तो इसलिए काफी हीरो बन जाया करते थे। ऑलराइट, समझ तो आपको आ गई होगी, बट वील गो टू दैट लेटर। अभी मेरा ख्याल है क्रिकेट की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे गेस्ट भी हमारे साथ बैठे हैं। थोड़ा सा आपको प्रीएम्बल दे देंगे जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज में मसरूफ है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। थैंक यू भट्टी साहब, आपने टाइम निकाला। भट्टी साहब, आलमी कप सर पर खड़ा है, हम जिम्बाब्वे से खेलकर खुश हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के जो हमारा हाल किया था वो हमें भूलना नहीं चाहिए। और एक्चुअली क्रिटिसिज्म ये भी है कि जिम्बाब्वे से भी खेल जो रहे हैं कोई इतने तीर नहीं मार रहे हैं हम। जो आपका सवाल है, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस 11 महीने दूर है। वर्ल्ड कप इस टीम में ना शायद आफरीदी है, ना मिसबाउल हक है, ना यूनुस खान है और मोहम्मद हफीज अभी तक प्लान में नजर नहीं आ रहे। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 23 ODIs खेलने, जिसमें से 5 ये, अब 18 रह गए। 18 किन टीमों के खिलाफ है? एशिया कप सितंबर के 18 से 30 तारीख तक यूएई में होना है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये एशिया की पाकिस्तान के अलावा 4 टॉप टीमें। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ODIs खेलने, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 ODIs खेलने,
फिर पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका जाएगी दिसंबर में, पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआईज है अभी टेस्ट मैच होंगे, ओडीआईज होंगे अपने पीएसएल के बाद। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले जून में जब नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान ने 5 ओडीआईज खेलने अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो प्लान तो काफी पाकिस्तान का, यानी कि प्रैक्टिस हो सकती है। अभी क्रिकेट है। ये पॉइंट जो है डिस्कस मेरा नहीं ख्याल फिर करना बनता है कि हम जिम्बाब्वे से, देखिए हमने जिम्बाब्वे को फर्स्ट वनडे में 201 रन से हराया, सेकंड में 9 विकेट से मारा, लेकिन जो अब फिर रमीज ने भी ट्वीट किया, रमीज को क्यों लग रहा है बल्कि मैं उनका ट्वीट ढूंढ भी रही थी और उनकी भी वही बात थी जो हम आपसे सुबह पूछ रहे थे कि इतना अगर हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स नॉट सच इतनी कोई खास उनकी टीम नहीं है, तो हम ही कुछ तीर मार लें उसमें, हम कोई ऐसे रिकॉर्ड सेट कर लें व्हेन देयर इज अ वीकर टीम, तो हमें अपर हैंड मिल रहा है ना। तो हम कोई ऐसी चीज हमारी इस टीम में हमें जो रिकॉर्ड की आप बात कर रही हैं, अब हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, फखर जमान नया सुपरस्टार, अभी हमने देखें ऑस्ट्रेलिया को हमने 3 T20 इंटरनेशनल मारे, सॉरी 2 मारे, 1 पाकिस्तान हारा इंक्लूडिंग फाइनल। तो पाकिस्तान टीम के अचीवमेंट्स भी हैं। इमामुल हक नए पाकिस्तान के मैच विनर हैं, फखर जमान है, उस्मान शिनवारी है, बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन बाय फार, यही आपको कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है। मुझे यही लग रहा है क्योंकि मोहम्मद हफीज इस टीम में, आप देखें मोहम्मद हफीज बेंच पर बैठे हुए, मिकी आर्थर के प्लान में नहीं, लेकिन मिकी आर्थर की इस वक्त जो हमें थ्योरी समझ में आ रही है, यंग प्लेयर्स को खिला रहे हैं, फिट प्लेयर्स को खिला रहे हैं और उनसे रिजल्ट ले रहे हैं। और माजी में हमने देखा कि हमारे जो वो समझते थे कि हम पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शुएब मलिक अपनी परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं, हफीज़ की परफॉर्मेंस कभी ऊपर कभी नीचे, मोहम्मद हफीज़ प्लान में नहीं है, हो सकता है कि फ्राइडे को जो चौथा मैच है उसमें हफीज़ को खिलाएं, लेकिन नई टीम के साथ फ्रेश ब्लड के साथ पाकिस्तान टीम जा रही है। मुझे लग रहा है कि अगले 11 महीने जो है टफ ज़रूर है क्योंकि आगे मुश्किल सीरीज आ रही है। वैसे हुमा ये बात भट्टी साहब सही कह रहे हैं कि वो ज़माना हमने अभी माजी करीब में ही देखा है जब जो सुपरस्टार्स हुआ करते थे उनके परफॉर्मेंस चाहे जो भी हो वो रहते ही थे और ऐसा लगता था कि शायद लाइट लेना शुरू हो गए चीज़ों को। और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब हम जिम्बाब्वे गए, मिसबाह उल हक कैप्टन थे, एक ओडीआई हम जिम्बाब्वे से भी हार गए थे। लेकिन इस टीम में आप देखें कि पहला मैच हमने 201 रन से जीता, पिछला मैच जो 2 दिन पहले हुआ हमने 9 विकेट से जीता। अच्छा, एशिया कप होने वाला है भट्टी साहब, पाकिस्तान इंडिया का मैच कोई डेट शेट फाइनल है उसकी? देखिए मुझे एग्जैक्ट पाकिस्तान इंडिया के डेट फाइनल है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जो टूर्नामेंट्स की डेट है 18 से 30 सितंबर और एक्सपेक्टेड है कि अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेलते हैं तो पाकिस्तान इंडिया के कम से कम 3 मैचेस हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। एक बार ग्रुप मैच है, फिर सुपर 4 है, उसके बाद फिर फाइनल है। तो पाकिस्तान इंडिया के इतने ज्यादा मैचेस जबकि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, तो इट इज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग। यानी लोगों को काफी मौका मिलने वाला है कि इफ यू वांट टू सी दैट पाकिस्तान इंडिया मैच तो वो डेफिनेटली आ जाएगा। भट्टी साहब थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब वो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके लिए बीच में बहुत कुछ है जैसे कि इलेक्शंस भी हैं। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड एक्सप्लेनिंग टू अस कि क्या हो रहा है। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और जरा इंतखाबी माहौल गर्मा गर्म है तो इंतखाबी सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। ऐसे में कुछ नए इत्तेहादी, नए हामी, नए कोएलिशंस भी सामने आती हैं। कभी कोई किसी के हक में दस्तबरदार होता है, कभी कोई किसी के सपोर्ट का ऐलान करता है। हर तो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लोग हैरान भी कभी कभार हो जाते हैं कि भाई ये किस किस्म की अलायंस टाइप हो रही है, लेकिन एनीवे अलायंस तो हम बिल्कुल नहीं इसको कहेंगे। आप सुन लें हम क्या कह रहे हैं। इमरान खान के लिए परवेज मुशर्रफ की हिमायत चेयरमैन पीटीआई के जमहूरी इमेज के लिए नेक शगुन बिल्कुल नहीं है और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सियासी जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर डॉक्टर अमजद ने आम इंतखाबात में इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया है और पीर के रोज़ डॉक्टर अमजद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की और NA-54 से पीटीआई के उम्मीदवार असद उमर और NA-53 से इमरान खान के हक में भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मुलाकात में इमरान खान की जानिब से इंतखाबात में हिमायत करने के ऐलान का खैर मकदम किया गया और इमरान खान ने डॉक्टर अमजद का शुक्रिया भी अदा किया। ज़राए अब ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अमजद को आवाम की हिमायत नहीं मिल रही थी। बाज़ मुश्तरका दोस्तों ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से रब्ता कायम किया जिस पर इमरान खान की हिमायत का फैसला किया गया है। इसी पर ज़रा बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम के मेज़बान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब शुक्रिया आपका। मीर साहब, परवेज मुशर्रफ की पार्टी इमरान खान की हिमायत कर रही है, उनके खिलाफ खड़े जो किए गए थे उम्मीदवार वो अब दस्तबरदार हो गए हैं।
बैठ गए हैं, मुकाबले में नहीं हैं, इसकी वजह क्या समझ आ रही है आपको? इसका मकसद तो मुझे यही नज़र आता है कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो 25 जुलाई के बाद इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके वो हुकूमत में आती है, तो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा आइन से गद्दारी का है और कुछ दीगर मुकदमात हैं, तो उनकी प्रोसीडिंग आगे ना बढ़े और परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आना चाहें तो उनके ख़िलाफ़ कोई सख्ती ना की जाए। तो यही मुझे लगता है कि एक छोटी सी फेवर दी है परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी ने, क्योंकि इस्लामाबाद में या मुल्क के किसी भी इलाके में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी है उसका कोई इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक छोटी सी पार्टी के उम्मीदवार का इमरान खान को मिलना और उनके हक़ में जो दस्तबरदार होना है, इसका इमरान खान को कुछ सियासी फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि वोट तो उनको मिलना नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ ओबलाइज किया गया ताकि कल को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इमरान खान से कोई फेवर ले ली जाए। हाँ, बट मीर साहब ये छोटी सी पार्टी तो है, लेकिन ऑब्वियसली इसको जो हेड कर रहे हैं वो एक डिक्टेटर हैं, एक आमिर हैं। तो एक आमिर यानी परवेज़ मुशर्रफ की सियासी हिमायत इमरान खान को मिलना चेयरमैन पीटीआई के जमहूरी इमेज को मुतासिर नहीं करेगी? ये जो परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी का उम्मीदवार है, इसको जितने भी वोट मिलते तो उससे पाकिस्तान के लोगों को पता चलता कि एक जो साबिक मिलिट्री डिक्टेटर है उसकी पार्टी के पास पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कितनी हमायत है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचा लिया है और एक तरह से इमरान खान पर एहसान कर दिया। तो परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी की हमायत से मैं समझता हूँ कि इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनका जो एक इमेज है उसको नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में एमरजेंसी आयद की थी और मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी और उस ज़माने में मुझ पर भी पाबंदी थी, तो हम सड़कों पे प्रोग्राम करते थे, कैपिटल टॉक, रोड शोज़ करते थे, और मेरे उन प्रोग्रामों में इमरान खान साहब जो हैं वो रोड शोज़ में आते थे और इमरान खान साहब खुद ये नारा लगवाते थे, मुक गया तेरा शो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ। लास्टली आप ये बताइएगा, आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ तो बता ही दी, लेकिन मीर साहब अगर ये सियासी इकट्ठ बरकरार रहता है जिसका वोट बैंक की सूरत में कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपने कहा कि एक छोटा सा फेवर है जिसका बाद में भी मुशर्रफ साहब फ़ायदा उठा सकें, और फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाएँ, तो आपको क्या लगता है जो केसेस परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत से लोग समझ रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक कतईयत के साथ कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन फ़र्ज़ करें एक मफरूज़े की बुनियाद पे अगर वो इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, तो जिस किस्म के लोग उनकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और जिस किस्म के लोगों के साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है, जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के साथ सीट एडजस्टमेंट किया है, उन्होंने सिंध में GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट किया है जिसमें अरबाब गुलाम रहीम जैसे लोग शामिल हैं जो मुशर्रफ दौर में सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, और 12 मई 2007 को जो कत्लेआम हुआ कराची में, तो उस वक्त अरबाब गुलाम रहीम साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर थे। तो इस किस्म के लोगों के साथ इमरान खान साहब ने अलाइंस कर लिया है, सीट एडजस्टमेंट कर लिया है। तो अगर इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें कि इक़्तिदार में आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कि इमरान खान साहब माजी में जो परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बातें करते रहे वो माजी का किस्सा बन के रह जाएंगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हामिद मीर हमसे बात कर रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट्स के। करियर काउंसलिंग हो जाए, लेकिन करियर काउंसलिंग के साथ साथ हम कुछ अब जो करंट मौज़ूआत हैं उस पर भी बात करना चाहते हैं। इलेक्शन 2018 के लिए सियासी जमातों ने अपने मंशूर का ऐलान किया है। हर जमात ने तालीम के शोबे को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात और ऐलानात भी किए हैं, हम सब जानते हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। सीनियर करियर काउंसलर आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आब्दी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आजकल जरा हमारे सवालों की नौयत जो है वो मुख्तलिफ हो गई है, इंतखाबी सी हो गई है, इंतखाबी सी हो गई है। थैंक यू। अच्छा जी, आब्दी साहब, पीपल्स पार्टी की मंशूर में शामिल सरकारी स्कूलों में मौजूद गोस्ट टीचर्स के मसले का हल जो है वो तो हमेशा से है, तो वो पेश किया गया है जिसमें गैर हाजिर असातिज़ा यानी टीचर्स को मुख्तलिफ वार्निंग्स, नोटिस, सालाना इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन रोकने का भी प्लान पेश किया गया है, और टीचर्स की मेरिट पर मबनी भर्तियाँ करना भी मंशूर में शामिल है। तो क्या ये सब काफ़ी है गोस्ट टीचर्स यानी गोस्ट असातिज़ा के खात्मे के लिए, या कुछ और भी होना चाहिए?
मैं समझता हूँ कि ये किया गया है और उन्होंने इसके लॉज भी लाए, लेकिन ये इससे कोई इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ा नहीं। इसका मतलब है कि एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल विल, और एक और चीज़ बड़ी अहम है कि जिसको हम कहते हैं कि देखिए पॉलिटिकल लीडर्स का जो इंटरेस्ट जो कि बेसिकली मेरिट के आड़े आ जाता है। तो जब आप पॉलिटिकली इंटरफियर करेंगे अपॉइंटमेंट्स में टीचर्स की, तो वो बेसिकली टीचर्स नहीं होंगे, वो सिर्फ ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी की ज़रूरत है और जिन्हें बेहतरीन नौकरी एजुकेशन के शोबे में महसूस होती है, और वो वहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ उनका पूछने वाला कोई नहीं होता। तो इसके लिए कोई बेहतर मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि इस मैनेस को कॉम्बैट किया जाए, और इसमें जो है वो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखने होंगे। और मैं समझता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट जो है अपॉइंटमेंट सिस्टम या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना पड़ेगा जो कि नॉन पॉलिटिकली इंटरफियर्ड हो, और उसके अंदर जो है ऐसे असातिज़ा को रखा जाए और फिर उसके बाद उनके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसका पूरा डाटा मौजूद हो और वो गाहे बगाहे चेक हो रहा हो। इन्हीं तरीक़ों से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। घोस्ट टीचर्स अगर कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं तो आप यकीन जानिए कि हमारे एजुकेशन की क्वालिटी और उस पर बहुत असर पड़ेगा। और आप साहब, नून लीग के अगर मंशूर की बात करें तो तकरीबन हर शोबे में नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम और बहुत से नए शोबों के इजरा का भी जिक्र मौजूद है। क्या समझते हैं, नए इदारों का क़याम नागुज़ीर है, नए डिपार्टमेंट्स आने चाहिए, या फिर पहले से जो मौजूद तालीमी इदारे हैं बेहतर ना होता कि उनकी क्वालिटी को बेहतर कर लिया जाए? हमें और हर मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज़ और बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हमेशा ऐड करनी चाहिए, बनानी चाहिए, इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और हमें भी ज़रूरत है कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ को हम यही बना सकते हैं, बनानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो इस बात से भी मैं आपके इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारे पास इस वक्त HEC के मुताबिक कोई 190 के करीब जो है वो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे सूबों में मिला के, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, और यहाँ पर बड़ा काम हो सकता है और इन्हीं को हम मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो एक बड़ा मेन लिंक है वो है हमारा एकेडमिया का और इंडस्ट्री का लिंक, इसको बेहतर बनाया जाए। HEC ने अब ऑरिक को इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत रिसर्च हो रही है और लाइव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में लाए जा रहे हैं। तो हम अपनी रिसर्च को बेहतर बनाएं विद इन द यूनिवर्सिटीज़। और इसके अलावा जो जैसा आपने फरमाया कि इंटरनेशनल लिंकेजेस और इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस लेकर आएँ जिसकी बदौलत हम जो है वो स्प्लिट डिग्री कर सकते हैं या ड्यूल डिग्रीज ऑफर्स कर सकते हैं। ट्विनिंग अरेंजमेंट्स हैं कि बच्चा 2 साल यहाँ पढ़े, 2 साल बाहर पढ़े, उसे डिग्री मिल जाए वो लोग, और फिर फॉरेन एक्सपर्टीज़ आए इन टर्म्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, मैथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। और जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दी साहब। अच्छा, यू नो द डाउनसाइड ऑफ डूइंग अ लाइव शो, वैसे तो बेस्ट है, लाइव शो रिकॉर्डिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप अपने आप को मतलब उस वक्त देख नहीं सकते ना कि हो क्या रहा है। रिपीट शुरू कर दिया है, शाम 4 बजे जियो पाकिस्तान आप रोजाना देख सकते हैं। जियो न्यूज़। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इंतखाबात में कुछ अच्छी चीजें भी सामने आ रही हैं। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के एक हल्के से अक़लियती उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर मुकाबले में है। बिलाशुबा ये जमहूरियत की खूबसूरती है। हालिया आम इंतखाबात में गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले राधेश सिंह टोनी आजाद हैसियत से पेशावर की एक सूबाई जनरल नशिस्त पर सामने आए हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको बताएं, राधेश सिंह कहते हैं कि मौजूदा तरीकेकार के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अफराद मुताल्लिका पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। वो अपनी बरादरी के लोगों के मसाइल हल करने के बजाय पार्टी पॉलिसियों की जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनका कहना है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सके। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राधेश से, उन्हीं से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राधेश, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ख्याल कैसे आया? बहुत अरसे से सियासत से मुंसलिक हैं, सियासी कारकुन रहे हैं, क्यों आप इंतखाब लड़ रहे हैं? जो मौजूदा सियासी लीडरान हैं उनसे कोई गिला शिकवा? अक्सर जो है वो हमें रिज़र्व सीट पर जो है वो ले आते हैं पार्टीज़। उन रिज़र्व सीट पर जो है जितने भी हमारे आज तक MPAs आए हैं वो या MNAs आए हैं वो असेंबली में
अपने खिताबात नहीं कर सकते। उनको जो है कोई रेजोल्यूशन होती है या करारदाद होती है, वो भी पेश करने के लिए जो है अपने पार्लिमानी लीडर से उसकी इजाज़त मांगनी पड़ती है। तो जबकि आम कोई भी MPA आज़ाद जो इलेक्शन लड़कर आता है वो अपने पार्लिमानी लीडर से नहीं बल्कि वो आज़ादाना जो है असम्बली के अंदर क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकता है। तो मेरे आने का इस इलेक्शन लड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो हमारा हलका है PK 75, इसमें एक बड़ी कम्युनिटी हमारी माइनॉरिटी की रहती है, उनके लिए भी काम कर सकूं, और प्लस जो हमारी इस वक्त मेजॉरिटी को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ात हैं तो उनके लिए भी काम कर सकूं। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि असम्बली तक पहुंचकर हम अच्छी कानून साजी कर सकें जो आज तक इनमें नहीं हुई। राइट। अच्छा राधेश सिंह जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग आपको वोट क्यों दें, तो आप इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा क्या करेंगे जो कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं कर पाएगा? हमें हमारा जो आइन है वो आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी देता है, और जुदागाना इंतखाबात में हमें जो है वो हिस्सा लेने की भरपूर इजाज़त है। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि ये रिज़र्व सीट्स का सिस्टम ख़त्म किया जाए और हमें जो जुदागाना आज़ादाना इंतखाबात है उसका हिस्सा बनाया जाए, ताकि हमारे मेंबरान जीत कर असम्बली में आएँ और वो असम्बली में के फ्लोर पर आकर बोल सकें। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मेंबरान तो असम्बली में आ जाते हैं लेकिन कभी कुछ बोल नहीं सकते। तो ये बड़े अलमिया है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी कानून साजी हो अपनी कम्युनिटी में, जो हमारे यहाँ के लीडरान हैं, जो हमारी अक्सरियत के बड़े हैं, उनके साथ मिलकर बैठकर जो है वो अच्छी कानून साजी कर सकूँ। राधेश सिंह साहब बहुत शुक्रिया। आज़ाद हैसियत में मैदान में हैं और इनका इंतखाबी निशान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमारे बचपन में जग नहीं होता था, उमरोक का, अभी भी होता है, बचपन की बात।